हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आपने कुछ क्वेश्चंस राइज किए थे और आप सिलेबस जानना चाहते थे जो जनरल अवेयरनेस का है, तो उसमें कैसे टॉपिक तैयार करें। देखिए, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता है जनरल अवेयरनेस का। आप इजीली उसको 50% आपने मार्क्स लाने होते हैं तो आप इजीली ले आएंगे। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक वाइज। और अगर आप लोगों को जिस भी टॉपिक पे आपको ये लगता है कि आपकी यूएसपी है, यानी कि आप काफ़ी अच्छा उसमें करते हैं, तो उसको ही करें। बहुत ज़्यादा उसकी ओर मत जाइए, क्योंकि सिलेबस अभी मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा भी सब पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। ठीक है, और आप लोगों के मिथ्स भी थे, उसके रिगार्डिंग भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि EVWS का फॉर्म भरें या ना भरें करके भी कुछ लोग बोल रहे थे। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले मैं आप लोगों को जनरल जो ये अवेयरनेस का पेपर है, इसमें मेंटल एबिलिटी आपने देखा होगा कि पहला पार्ट इसका है मेंटल एबिलिटी का। ठीक है, तो मेंटल अगर एबिलिटी की बात करें तो इसमें तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट आता है एक तो। ठीक है, यानी कि आप इसमें क्या करेंगे कि डायरेक्शंस के बारे में, ठीक है, दिशाओं के बारे में जो आता है ना, कि नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, फिर साउथ से नॉर्थ में, तो उस तरह का एक या दो प्रश्न जरूर आएंगे। फिर आता है लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है, कि जैसे आता है ना कि सभी आदमी समूह में या समूह किस तरह से, तो एक इस तरह के जो प्रश्न होते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी आपको मिलेंगे। अल्फ़ाबेट टेस्ट भी आएगा, सीरीज़ आता है कि अगर ABC है और उसके बाद DEF आता है, तो ऐसे ही GHI के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज़ अल्फ़ाबेट टेस्ट होगा। सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, यानी कि एक गोलाई में ये लोग बैठे हैं। ठीक है, A B के दाएं बैठा है, B C के दाएं बैठा है, तो बीच में कौन होगा, इस तरह के प्रश्न। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, LCM SCF इस तरह का थोड़ा बहुत आपको तैयार करना होगा। फिर आर्थमेटिक रीजनिंग की बात करें, ठीक है, आर्थमेटिक रीजनिंग में गणित में जैसे आता है ना कि 1 3 7 9, फिर नेक्स्ट नंबर में क्वेश्चन मार्क पर, तो कौन सा होगा। ठीक है, इस तरह से आपने तैयारी करनी है। फिर इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर्स और नंबर्स, ठीक है, मिसिंग कैरेक्टर होगा या नंबर होगा, ठीक है, ये भी उसी में आ जाता है। रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, ठीक है, रैंकिंग वाला आपको पता ही होगा कि एक कक्षा में 21 बच्चे हैं, रमेश का स्थान 5वां है। ठीक है, अगर अदला बदली किया जाए स्थान में तो उसका स्थान कौन सा होगा। ठीक है, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो आएंगे। एलिजिबिलिटी टेस्ट भी, योग्यता के टेस्ट आप लोगों का एक इस तरह के प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का जो दूसरा है आपका, ठीक है, तो उसमें आपके जनरल अवेयरनेस में आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है, इसमें आपको स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स मस्ट है आजकल। जो भी रिसेंट में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी 2020 में जो भी स्पोर्ट्स की महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, ज़्यादा दूर नहीं, आपका पेपर अक्टूबर नवंबर में है। ठीक है, नवंबर में जहाँ तक आपका पेपर होगा या दिसंबर में होगा, तो उसके लिए आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी होगी। तो कम से कम अगस्त सितंबर या जुलाई से अगर आप तैयारी कर लें तो वहाँ पे आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो जो वहाँ के जो भी समसामयिक घटना है और स्पोर्ट्स से रिलेटेड उसको जरूर पढ़ लेगा। हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कल्चर, ठीक है, जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अगर मैंने जैसे आपको पेपर्स बता रखे, PSS के पेपर है मेरी प्लेलिस्ट में, उनको आप देखिए। ठीक है, तो उनको आप अगर देखते हैं तो उसमें आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। संविधान से संबंधित एक या दो प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च यानी कि साइंस से संबंधित प्रश्न भी इसमें आते हैं, जैसे आपको पता है। फिर हम बात करेंगे इंग्लिश कंप्रहेंशन की। ठीक है, इंग्लिश कंप्रहेंशन में आपका क्या आएगा। इंग्लिश कंप्रहेंशन में आपको वोकेबुलरी, ठीक है, पहला तो आपका आता है वोकेबुलरी। ठीक है, और उसमें जो भी आपके शब्द समूह से, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको पेपर भी दिया था इससे पहले जस्ट, कि इसका जो सही अल्टरनेटिव क्या होगा। ठीक है, उस तरह के प्रश्न आते हैं। ग्रामर में आपको वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, ठीक
ठीक है, एरर करेक्शन, रिकॉग्निशन, ये अभी हमने किया था। तो एक तरह से आप देख रहे होंगे कि पेपर में क्या है कि आपको जो सिलेबस दिया है वो पूरा ही है, यानी कि जितनी भी पढ़ाई आपने की है या जितना आप पढ़ते हैं जनरल, अगर हम अवेयरनेस में करें या जनरल एबिलिटी की बात करें, मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यही सिलेबस जो है कंपलसरी होता है, लेकिन इसमें आप लोगों को अपना ही यूएसपी देखना है। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ठीक है, कंप्रिहेंशन से संबंधित प्रश्न हमने अभी किए थे, सिनोनिम एंटोनिम से संबंधित प्रश्न किए थे इंग्लिश में, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन किए थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, या आजकल जो आता है इसमें मेनली जो एरर करेक्शन है। ठीक है, सेंटेंस में अगर आपको ABCD दिया जाएगा, करेक्शन कहीं पर जो गलत है उसको आपने लिखना नहीं है तो D ऑप्शन चूज करना होता है, तो वही यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स और मैथडोलॉजी। ठीक है, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट और मैथडोलॉजी यानी कि आपके जो टीचिंग से संबंधित प्रश्न हैं वो कितने आते हैं वो आपको वो बताता हूँ। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आप चिंता मत कीजिए, जैसे लिखा हुआ मटेरियल डेवलपमेंट एंड सिलेबस डिजाइन। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और टीचर एजुकेशन एंड क्रिटिकल पेडागोजी। ठीक है, इसमें मतलब बच्चे से संबंधित आपका व्यवहार कैसा होगा, अगर बच्चा क्लास में रोज़ देर से आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न जो है आते हैं। ऐसे प्रश्नों को मैं आगे आपके सामने और लेकर आऊँगा। टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज टीचिंग की भी हम बात कर रहे हैं। और सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि जैसे जो पियाजे की थ्योरी है, आपकी वाइगोत्स्की की थ्योरी है। ठीक है, कोहलर के जो भी सिद्धांत वगैरह आपने पढ़े होंगे तो वो भी इसमें पूछे जाते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम में आपका कैसे मैनेजमेंट कैसा होगा कि बच्चे पढ़ाई में अगर एक अभी जो भी इंटरवल हुआ है उसके बाद बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न जो है उसमें पूछे जाते हैं। इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, और इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पसेस, EAP। ठीक है, यानी कि इसमें आप लोगों को मेनली जो इस इंग्लिश का प्रयोग या स्ट्रेटजीज बेस्ड इंस्ट्रक्शन देने के लिए, इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल के लिए, रिफ्लेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग, तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें आने वाली हैं। ठीक है, और टीचर एजुकेशन और क्रिटिकल पेडागोजी की हम बात करेंगे, फिर टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, इसी तरह से सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट हमने अभी ये देख लिया था। और मेनली नीड्स एनालिसिस में मतलब डायग्नोस करना बच्चे की कमियां, यानी कि जो भी डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, काफ़ी एजुकेशन जो भी इसमें कह सकते हैं कि एक तरह से अक्षमता पाई जाती है। ठीक है, पढ़ने से संबंधित जो अक्षमता पाई जाती है उससे रिलेटेड प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो एक तरह से अगर आपको ये तैयार करना है ना पेडागोजी, तो आप कुछ मत कीजिएगा, मेरा जो प्लेलिस्ट है CTET का, ठीक है, उसमें बहुत से पेडागोजी के इतने सारे प्रश्न हैं, तो अगर आप उसी को भी तैयार करते हैं, जो उनके पास टाइम नहीं है या किसी कारण से बुक्स अभी नहीं ले रहे हैं या कुछ अन्य प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसको ज़रूर मेरे ख्याल से जो है देखिएगा, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अब बात करते हैं आपका जो मिथ था, कई क्वेश्चन उसमें आ रहे थे कि हम फॉर्म भरें या ना भरें। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, कि आप फॉर्म ज़रूर भरिए। इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है कि यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। जैसा कि आपने बोला कि जो आर्मी वाले हैं उन्हीं की वाइफ्स को मिलेंगी या इस तरह का है, लेकिन इस तरह का बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे भी ज़रूरत होती है एक टीचर्स की, और उसके लिए ही ये एग्ज़ाम करवाया जाता है। अब आप इंटरव्यू में ही नहीं जाएंगे या उससे फेस नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा कैसे। तो उससे पहले आपको जो है इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि मेरा एक फ्रेंड है, वो खुद APS में पढ़ाता है, अब वो वहाँ पे लगभग उसको 10 ईयर्स हो चुके हैं और वो परमानेंट हो चुका है। कैसे हुआ ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग कि अगर उसने फॉर्म ही नहीं भरा होता तो अभी APS में नहीं होता और परमानेंट पोस्ट पर नहीं होता। अब आप कहेंगे कि जब हम फॉर्म भरेंगे और इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे तो क्या ये परमानेंट जॉब होगी? तो मैं बताना चाहूँगा कि ये परमानेंट जॉब नहीं होगी, क्योंकि ये AWS का से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ठीक है, आपने इंटरव्यू ले लिया और आप क्वालिफाई हो गए तो आपको 3 साल तक
3 साल तक आप ये बताइए कि कौन प्राइवेट स्कूल आपको इस वक्त 30,000 या 35,000 रुपये सैलरी देगा, ठीक है, कोई भी नहीं देगा। लेकिन आप अगर APS में सिलेक्टेड हो जाते हैं तो वहाँ आपकी ये मंथली सैलरी होगी और इससे ऊपर ही होगी, ठीक है। 3 साल तक का आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, 3 साल तक आपको पढ़ाना होता है और आपकी परफॉर्मेंस जो है निगरानी पे या देखी जाती है। उसी के आधार पर आगे भी आपको फिर से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आगे आपके ईयर्स बढ़ाए जाते हैं, ठीक है। जो मेरा फ्रेंड है उसने भी 2 बार काफ़ी अच्छा वो पढ़ाता था, इसलिए उसको 2 बार उन्होंने मौका दिया। फिर जैसे आप मान लीजिए कि 2 या 3 बार आप लोगों को दोबारा से वहाँ पे जो है मौका मिल गया पढ़ाने का, फिर क्या होता है आपका वो इंटरनल टेस्ट लेते हैं। जी हाँ, आपका वहाँ पर ही टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। जो भी वहाँ पे हेड ऑफ़ आर्मी होंगे उस समय वहाँ पे, तो वो आपका मेनली टेस्ट ले मतलब इंटरव्यू में आएंगे, ठीक है। आपने पहले टेस्ट क्वालिफाई करना हो कि अदर टीचर भी वहाँ पे होंगे जो काफ़ी समय से पढ़ा रहे होंगे, तो आप लोगों का टेस्ट होगा। अगर आप उसमें अच्छा करते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपको जो है परमानेंट पोस्ट वहाँ पे मिल जाती है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि फॉर्म भरने में कोई भी बुराई है आज के समय में ड्यू टू ऑफ कोरोना। जैसे भी आपको अगर जॉब मिल रही है तो ये एक बेहतर ऑप्शन ही होगा, क्योंकि अगर आप सीटेट की बात करते हैं तो सीटेट के बाद भी जॉब कहाँ मिलती है, उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ता है कि कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में, कहीं KVS में या NVS में वैकेंसी आ जाए, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में वैकेंसी आए। अगर नहीं आती है तो आप क्या है प्राइवेट स्कूल में आते हैं, वहाँ पर अगर आपका सीटेड होता है तो प्रीफरेंस मिलता है। ऐसे ही मान लीजिए आपने PRT APS का भरा है और आप क्वालिफाइड हैं, ठीक है, आप हो सकता है कि उस समय APS में आपके आसपास इंटरव्यू ना हो रहे हों, तो आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाएंगे, प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ज़रूर इसका बेनिफिट मिलेगा अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा। और ये 3 साल के लिए वैलिड होता है, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसकी बेहतर से बेहतर तैयारी करें बिना किसी मिथ के। और ऐसा आपने न जाने कितने फॉर्म अभी तक भरे होंगे, ठीक है, तो अन्य जगह पैसा खर्च नहीं करके फॉर्म अगर आप अच्छे से कर लें और केवल 50% आपको क्वालिफाई मार्क्स आपने लाने हैं, क्वालिफाई मार्क्स आप लाते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल तो हो जाएंगे कम से कम। क्योंकि अभी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है आज के टाइम में, तो अगर आप एक सक्षम होंगे, आपके पास स्किल होगी, एक तरह से स्किल में ही आ जाता है, ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट ज़रूर देगा। तो इतना ही आप लोग से कहना था। और आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर 1 बाय 1 तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, कि आप अगर मुझसे कहते हैं कि जनरल अवेयरनेस का जो मैंने टॉपिक बताया उसमें 1 बाय 1 तैयारी करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो उसके लिए मुझे आप लोगों को थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अभी मैं 2-2.5 साल से मैं यूट्यूब में बना रहा हूँ, हालांकि एड्स आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे रेवेन्यू कुछ भी नहीं इसमें मिला हुआ है, ठीक है, तो आपको पता होगा। और इसके लिए आप लोग अगर पेटीएम में मेरे 50 रुपीज़ भी कम से कम 1 मेंबर डालते हैं, तो मैं कम से कम अपने लिए मॉडेम वगैरह लेके वाईफाई कनेक्शन लगवाऊंगा। और उसके बाद एक तरह से कहें कि आप कोचिंग ले सकते हैं टेस्ट की, या आगे जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम होंगे आप मेरे साथ बने रहेंगे तो कोई ना कोई एग्ज़ाम आप ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। आप कमेंट्स में देख सकते हैं, अभी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ सके हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं वो कह रहे हैं कि अभी 5th में ही APS में सिलेक्शन हुआ एक का, ठीक है, उन्होंने मेरे वीडियोस देखकर ही जो है सिलेक्शन किया था, ठीक है। तो इसमें इस तरह के मोटिवेशनल कमेंट भी आते हैं, तो उससे मैं थोड़ा जो है प्रोत्साहित होता हूँ। लेकिन अभी मेरे पास इतनी पूंजी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा सेटअप आप लोगों के करूँ लाइव क्लास लेने के लिए, क्योंकि लाइव क्लास मैं लेना चाहता हूँ नेट के माध्यम से, लेकिन लाइव क्लास लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं नेटवर्क की, तो उसके लिए वाईफाई या मॉडेम ही चाहिए होता है। तो उसके लिए अगर आप लोग कुछ हेल्प करना चाहते हैं, कोई भी अगर आप लोग सक्षम है, मैं आप लोग से ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जो सक्षम हैं वो ही करिए, ठीक है। और अगर फिर भी आप लोगों की कोई क्वेरी है, कुछ भी, आप ये ज़बरदस्ती इसका नहीं है कि आप मुझे मदद कीजिए ही कीजिए, लेकिन अगर फिर आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। जिस तरह की मैं वीडियोज़ आपको कम कम समय में धीरे धीरे आपको डाल ही रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल जाएँ, लेकिन यही है नेटवर्क का इशू रहता है। और फिर लाइव क्लास में ऐसा होता है कि टाइम आप एक साथ बहुत से लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन अब मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर कुछ टाइम बाद उसको अपलोड होने में टाइम लगेगा, ठीक है, स्लो स्पीड के कारण, तो इस तरह से जो है थोड़ा एक कम्युनिकेशन थोड़ा सा हो जाता है। तो आप लोग इस पर गौर कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। और आप लोगों को चीज़ें उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी कि आगे क्या करना है। तो इसके साथ साथ अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।